आप लोग पिछले कक्षा में क्या पढ़ चुके थे कि गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण के बारे में, परावर्तन के नियम के बारे में A to Z चीज आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग दो चीजों पे ध्यान देना है ज्यादा, खास करके एक दर्पण सूत्र पे और दूसरा किस चीज पे, ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या माने संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। याद करिए, देखो ध्यान से, हम क्या बोले हैं, वक्रता त्रिज्या यानी r जो है वह क्या होता है, फोकस दूरी। r और f दो चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। तो f अगर हम पूछेंगे r बराबर क्या होता है, तो 2f बनेगा। r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा f इक्वल टू कितना होगा, r/2, ये बातों को हम लोग अभी प्रूव करेंगे, समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, दोनों में, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, देखो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है, तो फोकस दूरी भाई पूछ रहा है क्या होता है, तो फोकस दूरी का दुगुना होता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी के आधा होती है। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से समझना। अब आगे हम लोग को क्या समझना है कि अवतल दर्पण में हमको प्रूफ करना है r बराबर 2l। तो ध्यान दो, यहाँ पे आप लोग क्या बना चुके हैं, यानी अवतल दर्पण बना चुके हैं। अवतल दर्पण के बारे में ये भी आपको पता है, और इसके पिछले कक्षा में हम आपको किरण आरेख के बारे में बता चुके थे कि कहाँ से किरण आएगा, तो कैसे, कहाँ से अगर परावर्तित होता है तो कहाँ बनता है, ये चीज पिछली कक्षा में हम आपको बता चुके हैं। अब क्या है, यहाँ पे देखो, ये अवतल दर्पण हो गया और इसके बीच में यहाँ से ये ले लिए, तो इसके समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, माने इसके समांतर, ठीक है, इसके समांतर ये प्रकाश की किरण आई, तो यह परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। ये बात हम आपको बता चुके थे। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी क्या, सबसे पहले एम और एम डैश क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया ना। एक चीज और बताए थे आपको कि एम और एम डैश यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या करते हैं, द्वारक कहते हैं ना। अगला चीज, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और परावर्तन जब हो रहा है तो यहाँ एफ से होकर के गुजरता है, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद इसके बीच में आप क्या बनाते थे, अभिलंब बनाते थे। तो अभिलंब जो बनता था, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता था कि नहीं होता था, कोई दिक्कत इसमें। और अभी तक हम जो चीज पढ़ा रहे हैं उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। क्या है, ए बी क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, और ये बी से होकर के, बी जो है बी पर परावर्तित हो रहा है, और माने प्रकाश की किरण पड़ रही है, और पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, एफ से होकर के गुजर जा रहा है कि नहीं गुजर जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा। चित्र में एक अवतल दर्पण क्या किया गया है, दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण कैसा होता है बता दिए। दूसरा चीज, ए बी क्या है, आपतित किरण है, ये भी बता दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो एक एक लाइन को बढ़िया से समझो आप लोग, जहां कंफ्यूजन हो बोलो, ठीक है, बोलोगे तभी तो हम कुछ आगे बता पाएंगे, नहीं तो हमको जति मन होगा बोलते चले जाएंगे। नहीं कहते हैं कि अगर वही बात करते हैं कि कोई ऐसा शासक, माने कोई अगर चुनाव होता है, आज चुनाव में क्या होता है कि जो करे जिता दिए, जिताने के बाद उसके माने उसके पीछे अगर नहीं पड़ते हैं कि वह गांव की या फिर माने गांव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है, पूछताछ नहीं हो, उससे बातचीत नहीं हो, तो मनमौजी काम करना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो अपने आप से जो उसको मन होगा वही चीज बताएगा। तो जब तुम हमसे कुछ बोलोगे ही नहीं, तो हम आगे बताने मैंने क्या बताएंगे, अपने मन से कुछ बोलते चले जाएंगे। तो हम अपने दिमाग से ही समझेंगे कि हमको समझ में आ गया तो उसको भी समझ आ गया होगा, ऐसा थोड़े होता है। आप लोग बोलोगे कि सर हमको समझ नहीं आया, तो उसको दोबारा और बोलोगे सर और नहीं आया, मैंने फिर नहीं आया आपको, तब फिर और समझाएंगे। यानी कि जितना बार आप हमको कहिएगा उतना ही बार में समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि सबसे पहले ये अवतल दर्पण हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अवतल दर्पण में ए बी क्या है, आपतित किरण है, और आपतित किरण जो होता है ना वह समानांतर अगर जाता है, समांतर जाता है तो क्या हो जाता है, एफ से होकर गुजरता है। तो सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष कौन है, यहां से जो आप लाइन खींच रहे हैं, वाला लाइन, यह मुख्य अक्ष हुआ कि नहीं हुआ,
तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर कौन जा रहा है, ए बी जा रहा है, यानी कि सीपी के समांतर कौन है, ए बी है कि नहीं है। तो जब सीपी के समांतर है ए बी, तो यह परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, एफ से होकर के, यानी फोकस से होकर गुजरेगी। इतना तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर है और बीएफ परावर्तित किरण है, ये बात भी आपको बता दिया गया कि नहीं। जो मुख्य अक्ष के क्या है, एफ से होकर के गुजरती है। अभी ना बोले हैं कि जब अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर, ये पिछली कक्षा में सारे किरण आरेख के बारे में बता दिए थे कि कैसे कौन बनेगा। मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के बाद वह कहां से होकर के गुजर जाती है, तो देखो आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, तो दोनों के बीच में कौन सा अभिलंब खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं। तो ये खींच दिए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए फिर से मेरा बात समझिएगा, बार बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, जितना बार आप कहोगे उतना बार हम समझाएंगे। सबसे पहले क्या है, चित्र में एक अवतल दर्पण दिया गया है, ठीक है। ए बी क्या है, आपतित किरण है, ये भी क्लियर हो गया कि ए बी क्या है, आपतित किरण है, क्लियर। और जो मुख्य अक्ष के समांतर है, चलो ठीक है, ये समांतर हो गया। उसके बाद कहता है बीएफ जो है वह परावर्तित किरण है, ये भी क्लियर हो गया। जो मुख्य अक्ष के किस बिंदु से गुजरता है, एफ से होकर के गुजरता है। यहां तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब सुनिए आगे, जो ये हो गया गुजरता है, एफ दर्पण का क्या है, मुख्य फोकस है। दर्पण का क्या है, फोकस है। एफ जो बिंदु है वह क्या है, फोकस है। तभी ना बोले कि परावर्तन के बाद एफ से गुजरता है, फोकस गुजर, ये हो गया। तो पी क्या है, ध्रुव है, और सी क्या है, वक्रता केंद्र। एक एक पॉइंट भी बता दिए। देखो यहाँ एफ क्या है, मुख्य फोकस, सी क्या है, केंद्र है, पी क्या है, ध्रुव है। ये पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे दर्पण, जब किरण आरेख को बता रहे थे, ठीक है। अब देखो सीपी जो है, सीपी कहां से कहां, यहां से यहां तक, ठीक है। सीपी जो है वह आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या उसको कहेंगे, कोई दिक्कत। यानी कि इसको हम लोग क्या बोले थे ऊपर, देखो ध्यान से, सी से माने किसके समांतर ए भी गुजर रहा था, तो मुख्य अक्ष जो बना वही क्या बन गया, अब आपका वक्रता त्रिज्या। और पीएफ जो था वह क्या बन गया है, फोकसांतर, यानी एफ बन गया। कोई दिक्कत। अब देखो ए बी जो है वह किसके समांतर है, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, किसके समांतर है, सीबी के समांतर है। तो सीबी दर्पण के परिधि पर लंब है। सीबी जो है वह, अब एक चीज बताते हैं, यह दर्पण जो है इसको चलो यहीं से ले लेते हैं, और यहां से जो ये दर्पण का परिधि हो गया कि नहीं हो गया। मान लो इस तरह से काट देंगे तो इधर अवतल उत्तल जो भी बनाना है तो बात की बात है, लेकिन अगर इसको काट दिया गया तो यही ना है जो घूमता रहता है, परिधि पर लंब कौन होगा, ये परिधि है, ये परिधि हुआ कि नहीं पास। ये आपका इधर से कर दिए, तो अगर काटेंगे हम यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा, तो ये परिधि हो गया। परिधि पर कौन लंब है, तो यही ना आपका कौन सी लंब है, कौन सी लंब है, जल्दी बताओ, सीबी लंब है। यहाँ से ये सीबी क्या है, लंब है, किस चीज पर, दर्पण पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अतः क्या है, कोण ए बी सी और बी सी पी, देखो कहाँ है, ए बी सी, और उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या, बी सी पी। यानी ये देखो, ये आकृति हम कैसे बना रहे हैं, जेड की आकृति बन रही है। यहाँ से देखो तो ढंग से यही ना बन रहा का, एगो ई वाला कोण बोला है, एगो ई कोण। तो अब जेड की आकृति बनता है तो कौन सा कोण हम उसको कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो एकांतर कोण, ये एकांतर कोण जब भी जेड की आकृति बनता है यानी इस तरीके से, तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एकांतर कोण है यानी बराबर है कि नहीं है, कोई कंफ्यूजन। अब सुनिएगा, लेकिन परावर्तन के नियम से, अब हम आपसे अगर पूछते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर। दोनों का नियतांक क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो, तो ए बी सी कहाँ है भाई, ए बी और सी, क्लियर। और बी सी एफ, बी सी एफ दोनों के माध्यम से क्या है, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे सुनेंगे, फिर यहाँ पे सी बी एफ, ध्यान दो, सी बी एफ, सी बी एफ, ये वाला कोण। अब दूसरा क्या है, बी सी एफ, कहाँ है, बी सी एफ, ये वाला कोण। एक एक चीज को हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं,
एक एक चीज, यानी एक आंधर कोण लिए थे तब वो बराबर हो गया है, और हई कोण के बराबर हो गया, ये सब क्लियर हो गया जाते। तो जब कोण बराबर तो उसकी भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर होती है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, आगे बढ़े, आगे समझाए। अब सुनो, बी एफ बराबर क्या है, दोनों क्या है, बराबर भुजा है। तो अब सुनो, छोटे द्वारक माने छोटे द्वारक दर्पण के लिए क्या है, बिंदु, यानी पी बिंदु के काफी समीप है, पी बिंदु के बी बिंदु के काफी समीप है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एफ पी यानी पी एफ बराबर बी एफ बराबर सी एफ, यानी कि तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया एक दूसरे के। तो सी एफ बराबर, तो यहाँ पे सी एफ सी पी बराबर सी एफ जो है, ढूंढो कहाँ है सी एफ, सी एफ हो गया है वो। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, पी एफ, यहाँ से यानी कि ये जो है इतना प्लस इतना हुआ कि नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। हम जानते हैं कि दोनों क्या है, कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो तो कहीं सी एफ आप पी एफ दोनों बराबर कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। तो ये दो को जब आपका बराबर हो गया तो एक प्लस एक बराबर दो को हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसके बारे में क्या करते हैं, ये जो लाइन था वो क्या था, एफ बोले थे हम, तो यहाँ पे आर बराबर 2f हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, कोई कंफ्यूजन। अतः वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, दुगनी होती है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, समझ में आ गया एक बार। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं और उसके बाद दर्पण सूत्र बताओ। क्या कीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जो भी होगा आप लोग अपना जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो अभी बैठे हुए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगला बताते हैं। अब अगला क्या क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। उसके बाद फिर जब आपको अगला क्लास में होगा ना, तब कभी मतलब कि पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको बता देना, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब अगला है कि एक अवतल दर्पण में सिद्ध करेगी, यानी कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या करता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अभी सिद्ध करेंगे कि क्या होता है कि एक अवतल दर्पण में सिद्ध करेगी 1/b प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f। तो हम सबसे पहले देखो, हम क्यों इस चीज को लिख दिए हैं, पहले आपको लिख दिए इसलिए कि अगर लिखते तो लिखने में समय लगता है कि नहीं है। आप लोग खुद क्या कर रहे हैं, इस चीज को ऑनलाइन के लिए डालने के लिए क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर सोचो कि हम एक एक लाइन को लिख करके तब रिकॉर्ड करते आप, तो रिकॉर्ड करते तो हमारा समय ज्यादा लगता है, कम समय में ज्यादा पढ़ना है, तो इसीलिए पहले लिख देते हैं फटाफट और उसके बाद आपको समझाते हैं। अब रहा बात की एक बार समझाएंगे नहीं समझ में आएगा, फिर दोबारा आप बोलिएगा, तो फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं ना होगी। आपको जहां नहीं आएगा समझ में ना, वो बात हमको बोलिए, सर यहाँ पे एक बार और समझाइए हमको, ये कैसे हुआ है इस चीज को, इसलिए हम पहले लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना आपको। अब आप समझिएगा कि क्या है, चित्र में दिया गया है MPN, देखो तो कहाँ है MPN, तो यहाँ देखो M हो गया, P हो गया और N है। तो यानी ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है ना, यह लाइन आपका क्या है, दर्पण है। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि MPN एक अवतल दर्पण चित्र में क्या किया गया है, दिखाया गया है। अब इसका मुख्य अक्ष ढूंढो कहाँ है। तो आप किसी भी दर्पण का यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण हो गया, इतना तो पता है आप लोग को। थोड़ा सा इसको और घुमा देते हैं, समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना समय लगेगा लगे। यहाँ पे देखो, अब ये वाला बात आप लोग पढ़ते थे ना कि मुख्य अक्ष है। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा किरण खींचना है, इसलिए बताना है। और यहाँ तो अब ये मुख्य अक्ष जो है, वह मुख्य अक्ष का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम एक से डैश रख दो और इसका नाम क्या कर दो, एक से रख दो, कोई दिक्कत नहीं ना है। मुख्य अक्ष कौन हो गया, ये समझ में आ गया। अब आगे सुनिएगा आप क्या करना है, कोई दिक्कत इसमें, ये वाला कंप्लीट। ए बी क्या है, एक बिंदु है। अब ए बी क्या हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, इसका नाम ए कर दीजिए, इसका नाम बी कर दीजिए। तो यहां से अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, तो इसकी जो माने छाया जाएंगी, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ध्यान से समझना, अभी कुछ नहीं बता रहे विशेष,
ए बी क्या है, एक बिंदु है जो मुख्य अक्ष पर क्या है, उदग्र खड़ा है। मान के चलिए हम ही है, क्या है, यहाँ पे खड़ा है, तो हमारी हाइट जो है वह क्या कहलाएगी, यहाँ पे ए बी कहलाएगी, वस्तु भी क्या कहलाएगा, ए बी, यानी कि हम इस जगह पे खड़े हैं, यानी इतना बड़का है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है कि नहीं है? अब आगे सुनिएगा, एक एक लाइन लिख दी है ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको नोट करने के लिए भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, स्क्रीनशॉट जो लेने वाले होंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से समझिए, उदग्र यानी कि सीधा क्या है, खड़ा है, ठीक है। ए बी प्रकाश की किरण की मुख्य अक्ष के समांतर है। अब प्रकाश का किरण यहाँ से ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? yes, कोई दिक्कत? तो ए बी जो है वह क्या है, मुख्य अक्ष के, ए बी के माने यहाँ पे देखना, मुख्य अक्ष ये हो गया, yes, और ये क्या जा रहा है, ठीक है। तो फिर से समझो, ए बी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, एम आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर के गुजरता है। तो हम पहले भी बताए थे, ये तो हाइट हो गया, कोई वस्तु हो गया, और इसी के समांतर क्या जा रहा है, ये एम एक रेखा जा रही है, प्रकाश की आपतित किरण जा रही है, तो दर्पण से टकराएगा तो ऐसे होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? यहाँ पे आपको बता दिया गया, यह क्या बनेगा, एफ बनेगा, ठीक है। आपतित किरण हो गया, दर्पण से जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाती हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरती है? यहाँ तक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, ए एम आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर के गुजरता है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत? सुनिए फिर से, एक अवतल दर्पण हम लिए हैं जो क्या है, यहाँ पर इसका द्वारा ये वाला और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुख्य अक्ष इसका क्या हो गया, तो एक्स डैश और एक्स मानो, या एक्स और एक्स डैश मानो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए बी क्या है, कोई वस्तु है, बिंदु। अब उसके बाद इसके समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती है प्रकाश की किरणें तो दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरता है, एफ से, यानी मुख्य फोकस से गुजरता है। समझ में आ गया, फोकस से गुजरता है। अब आगे दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और दूसरा जो किरण होगा वह दर्पण के किससे होकर के जाएगा, केंद्र से होकर के जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो ये वाला क्या हो जा रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? देखो, कहता है कि दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के क्या है, जाती है, और एन किरण एम एस किरण को एन किरण, कौन सा किरण, एन, कौन, एन कहाँ है, तो ए से लेकर के एन, यानी कि ये हो गया, ठीक है। तो जब सी से होकर के जाएगा ना तो दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापिस चली जाती है। दर्पण से क्या होता है, अगर मान कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर पड़ती है तो फिर जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से क्या हो जाता है। समझ में आ गई? नहीं कोई दिक्कत? ये कंफ्यूजन नहीं रहे आपको। आज किस बिंदु पर काटता है, तो यहाँ पर किस बिंदु पर काट रहा है, तो ए डैश पर काट रहा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बी फिर कहता है काटता है, ए बी का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, बी, यानी कि ये हो गया बी, ये क्या हो गया, बी डैश। कोई दिक्कत? यानी इसका प्रतिबिंब कौन बन गया, बी डैश। इसका यानी ए बी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। एक से दो बार खाली आप उस लाइन को खींचेंगे। एक बार और हम बताते हैं आपको। देखो, एक अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण में हम क्या कर रहे हैं, तो पहले चिन्हासी तो बता दो कि फलाना के फलाना चिन्हासी है। ये हो गया चिन्हासी, इसका चिन्हासी समझते हो ना, कोनो के मार दो कपार फूट जाएगा, अपने चिन्हासी मिल जाएगा कि नहीं है? कोनो के मार के दांत तोड़ दीजिए, अपने उसको चिन्हासी मिल जाएगा। तो इसमें मारना पीटना नहीं है, क्या करना है, इसको ये इस तरह से डैश डैश दे करके वक्रित कर देना, रेखांकित कर देना, हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यह मुख्य अक्ष हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बिंदु हो गया।
तो इसके समांतर जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है, किसके समांतर, मुख्य फोकस के समांतर जब पड़ती है तो यह क्या हो जाता है, फोकस से होकर के गुजरती है। समझ में आ गया कि नहीं यार? और एक तो ये वस्तु था, और दूसरा कहता है कि सी से होकर के जब जाएगा तो अब क्या होगा, तो सी से होकर के जब जाएगा ना, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से जब समांतर जाएगा तो यह क्या होगा कि एक से होकर के गुजरेगी। लेकिन अगर सी से होकर के कोई किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, उसी पथ पर वापस चली जाती है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत? तो अगर इसका नाम ए रखे हैं, बी रखे हैं, तो इसका डैश डैश दे दीजिए ना, कोई दिक्कत है? इसका नाम रख दीजिए बी और इसका नाम रख दीजिए ए, कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक तो हम लोग बढ़िया से समझ गए। अब ध्यान से समझना आगे क्या करना है। जो बिंदु किससे, जो बिंदु से छोटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब बना, उल्टा प्रतिबिंब बना, जिसका नाम भी बता दिया यहाँ पे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो क्या करना है। अब यहाँ पे कौन बिंदु किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में। पीबी जो है वह वस्तु की क्या है, दूरी है, जिसको किस चीज से सूचित करते हैं, यानी कि वस्तु की दूरी किसको किस चीज से सूचित करते हैं, यू से। वस्तु की दूरी किस चीज से सूचित करते हैं, यू से। और पी और पीबी में डैश है, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, भी, और फोकसांतर क्या हो जाएगा, एफ। समझ में इतना बात आया कि नहीं आया? देखो अब जहां मिलेगा पीबी वह क्या हो जाएगा, यू, या अर्थात क्या हो जाएगा, बिंब की दूरी हो जाएगा। और पीबी जो होगा वह क्या हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे पीएफ जो होगा वह क्या हो जाएगा, दर्पण का फोकसांतर, जिसको किस चीज से सूचित करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। अब आगे सुनिए। और पीसी जो है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पीसी एक रेखा यानी किरण का नाम होगा, ठीक है। दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को किस चीज से सूचित करते हैं, यहाँ तक हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे सुनिएगा। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी डैश। अब एक बात बताओ हमको, यहाँ पे एक आकृति बना दिए, यहाँ पे एक आकृति बना दिए, यहाँ पे आपको इन आकृतियों में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? हमको तो 4 गो दिख रहा है, आपको कै गो दिख रहा है? 8-10 गो नहीं ना दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखना ध्यान से, तो समरूप त्रिभुज खोजना है, बता रहा है एबीसी। कहाँ है एबीसी, हाई वाला है। एक को देखो तो हाई वाला डैश वाला को लेके चल रहा है। तो 2 गो त्रिभुज को समरूप कैसे बताएंगे, कौन बराबर खोजेंगे तबे ना। तो ध्यान से समझो, पहले इधर बता देते हैं तब इधर बताएंगे। बताओ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, और यहाँ पे सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, 2 गो कोण बराबर हो गया। अगला इसमें बात करेंगे तो उसी तरह ये और ये एकांतर कोण हो गया। अच्छा, उसके बाद में क्या कहते हैं, हाई 90 और ये भी 90 हो गया। तो कहाँ टेंशन है, दोनों त्रिभुज, 4 गो त्रिभुज था जिसका 2 गो करेंगे, 2 गो त्रिभुज समरूप, फिर 2 और त्रिभुज समरूप। तो खोजेंगे हम, देखते हैं। तो देखो एबीसी और एबीसी पता चल गया, सी में डैश नहीं है, नहीं ना है। तो अब देखो ना, ए बी बटा ए डैश बी कहाँ है, देख लीजिए। तो ए बी है, अब बटा में क्या हो गया, कोई दिक्कत? अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, बीसी बटा 2 गो भुजा की बात हुआ। हम यहाँ पे कोण बता रहे हैं, भुजा भी हो गया। देखो कोण हो जाता है तो भुजा भी हो जाता है। आप जिस एंगल से बात करो उस तरह से बात हो जाएगा। समरूप त्रिभुज मैथ का 6 चैप्टर पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत कोण क्या होते हैं और उनकी भुजाएं समान अनुपातिक में होती है कि नहीं। तो हम कोण तो बता दिए, भुजा भी आपको बताया जा रहा है। तो जब आप भुजा को समान अनुपातिक कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा कि नहीं। तो ध्यान से समझो, बीसी बटा बी डैश सी, बीसी कहाँ है और बी डैश सी कहाँ है, यहाँ पे है। तो इतना बटा इतना, यानी कि समरूप संगत भुजा इसका यही हो गया। इसका संगत भुजा कौन हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसका संगत भुजा कौन हो जाएगा, ये हो गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। बोर्ड पे ध्यान से देखिए, अगर जहाँ लगता है कि सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं, आप बोलोगे तभी तो, बार बार बोल रहे हो आप लोग कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे सुनिएगा,
यहाँ पर भुजा कौन खोज लिए, ये प्रतिबिंब हो गया, वस्तु हो गया, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों क्या हो जाएंगे, क्लियर होगा। तो यहाँ पे वस्तु अब बटा प्रतिबिंब, यानी कि BC अब बटा B डैश। तो ये कौन सा है, BC कौन है भाई, नीचे वाला, यानी कि आधार जो माने हैं ये आधार वाला BC। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं है, दो को भुजा हो गए यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन। अब सुनो क्या है, BC दिया, BP दिया हुआ है, ब्लड प्रेशर नहीं, BP देखिए तो किधर है BP, वहां पे है, कहाँ पे है, B और P पूरा का पूरा यहाँ तक है ना। उसके बाद माइनस CP है, माइनस क्या है, CP है यहाँ तक, तो बच गया क्या, यानी कि आप BC बराबर क्या करोगे, तो टोटल यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक आपका लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, BC है। तो हाई भुजा कैसे निकलता है, तो टोटल में से इसके साइड वाला हाई वाला हटा देंगे तो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। उसी तरह CP अब माइनस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे सुनो, यहाँ पर आप जिसका मान जो रखे, तो अब एक बात और बताओ कि यहाँ पर माइनस U लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माइनस U लिखा हुआ है। तो U पहले बताओ क्या चीज है, वस्तु यानी बिंब, वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा माने ऋणात्मक होता है कि नहीं होता है। तो ये हो गया वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को किस चीज से सूचित कर दिए, और F जो है वह द्विगुना है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंफ्यूजन दूर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, 2F माइनस V। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़ जाए, एकदम आगे बढ़ते बढ़ते चल जाते हैं अपना घर। हम यहाँ पे लिखा हुआ है MD, कितने हैं MD, तो खोजो कहाँ पे है, MD जो है यानी कि वस्तु जो था उसी के समांतर यहाँ पे बना हुआ था कि नहीं। तो MD हो गया, एक भुजा है। क्यों बता रहे हैं MD, क्योंकि आप लोग बनाए हुए थे, देखो ध्यान से, एक त्रिभुज ये वाला था, दूसरा त्रिभुज ये वाला था। तो इस साइड की दो त्रिभुज के बारे में हम लोग समरूप करके देख चुके। और इधर वाला जो बन रहा है, तो हाई वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है कि नहीं। तो इस भुजा के समांतर कौन सा भुजा हो जाएगा, ये समांतर करेगा, समान अनुपातिक। तो इस भुजा के यानी MD जो है और किस भुजा के समान अनुपातिक होगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पर FD जो है वह किस भुजा के समान अनुपातिक होगा, FB के होगा। और उसके बाद अगर इसकी चर्चा होगी तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया, लंब लंब के साथ, कर्ण कर्ण के साथ, और आधार आधार। संगत भुजा पहचानने आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखिए, तो MD बोले, अभी जो समझा है MD वह किसके, A डैश B के है कि नहीं बराबर। ये भुजा इस भुजा के समान अनुपातिक होगा कि नहीं होगा। और FD कहाँ है भाई, ये FD जो है वह किसके, BC के समांतर बोल रहा है। अब कहिए सुनिए, अब BC के समांतर कैसे होगा, तो BC के समांतर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ की जो भुजा है ना इस भुजा के बराबर है कि नहीं है। खुद सोचो कि यहाँ से बना हुआ था ये जो आकृति इसी के ना बराबर होता है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा है, समरूप हो गया। क्योंकि अब उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 को ले लो, 1 में क्या बचा हुआ था, ये वाला बात बचा हुआ था, और समीकरण 2 में कितना बचा हुआ था, ये वाला था। तो समीकरण 1 और 2 को ले लिए हैं। तो उसके बाद आप लोग इसको क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना करने आता है कि नहीं आता है। देखो अब एक एक चीज हम मैथ का चीज यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो मैथ हम पहले आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ तक देखिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बटा टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या हो रहा है, 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर हो रहा है, माइनस v हो रहा है। तो किसके साथ काम किए हैं, इसके साथ तिरछा तिरछी काम किए, इसके साथ है, और फिर इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे गुना यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा। एक एक करके बताइए, आप लोग खुद देखिए, हो जाएगा ना। देखो इससे माइनस गुना माइनस बराबर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
उसके बाद में भी है, यू है तो भी यू हो जाएगा। उसके बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना? क्या अब उतना देखो छोटा छोटा चीज गुना भागा करना है, गुना भागा भी हम ही करें, जोड़ घटा भी हम ही करें, तो फिर हम काहे ला परिमेय को उधर कंप्लीट किए थे, हो जाएगा ना? दिक्कत नहीं ना है। अरे बाद में जब फिर हम करेंगे ना दोबारा, बाद में जब माने एक बार में एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवीजन कराएंगे तो उस टाइम अगर नहीं माने समझ में नहीं आएगा तो हम फिर समझा देंगे। तो अभी तो हम थोड़ा सा ऐसे बना रहे हैं, मैंने समझा रहे हैं आपको कि हाँ एक बार समझ में आ जाएगा तो दोबारा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कोई दिक्कत यहाँ तक कैसे हुआ है सो पता चल गया। और उसके बाद या भी एफ बराबर यानी कि सब एक ही चीज हो गया, तो दोनों तरफ एफ भी यू से भाग देंगे। तो जब दोनों में भाग देंगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यहाँ पे देखो तो अगर हम रखते हैं भी एफ में कितना से भाग देना है? यू भी एफ से। तो यहाँ पे देखो ये वाला खत्म हो जाएगा तो 1/u बचेगा। अच्छा दूसरा क्या बचा हुआ आपका? तो भी एफ भाई गलती लिखा गया क्या? भी एफ यू भी ना होगा, यू एफ होगा। देखो ए वो कटेगा कि नहीं, यहाँ पे देख लीजिएगा कैसा, ठीक है? यू एफ होगा, समझ में आ गया? यू एफ होगा। तो यू एफ जो है वह यू भी एफ, अगर इससे कटेगा तो यहाँ पे ये कट जाएगा और ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 1 क्या बचेगा? भी बचेगा। आप उसके बाद में फिर क्या है आपका? यू भी है तो इसका भी 1 क्या यू भी एफ, तो हाई वाला कट गया तो क्या बचा? इसका 1/f बचा। तो अब प्रूफ किए कि नहीं किए? कोई दिक्कत है? फिर से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, घर पे जाइए, थोड़ा एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता है फिर हमको कल बोलिए, हम समझाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब उसके बाद इसके बाद में अगर कल कहोगे ना कि सर हमको समझ नहीं आया, एक बार और समझा देंगे और आगे क्या करेंगे आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है उसको हम कंप्लीट करवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं तो देखो, जिसका पिछला क्लास जो इस साल एग्जाम देने वाला है उसके लिए तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो एक बार में पूरे मैंने एक चैप्टर को एक बार में एक वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे तभी होगा, जिसको वन शॉट लोग बोलता है कि नहीं है? तो उसको हम एक बार हाईलाइट बाद में कर देंगे। अभी फिलहाल थोड़ा कर रहे हैं तो इतना ही आज रहने दीजिए, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या है, सब सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट पढ़िएगा तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। खाली फिजिक्स पढ़ना होता तब ना हम इसी चीज को बार बार लिख के समझाते। थोड़ा समय दीजिए, समय देने के बाद क्या हो जाएगा, आप लोग जब सहयोग करोगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या नहीं तो क्या करेंगे? आप आइए, हम भी आते हैं, आप बैठ के चले जाइए, हम भी बैठ के चले जाते हैं। देखो हमारा सहयोग 60%, 40% आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज लोग कहता है ना कि अपना रिजल्ट देखते ही हो, हर 464 462 इस तरह आता है हमेशा, तो कहते हैं रिजल्ट लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 400 प्लस लाना, 450 प्लस लाना, कोई बड़ी मेहनत करना जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। ये जो हम काम कर रहे हैं तो नया जो बनेगा 10th वाला उसके लिए थोड़ा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो एक बार में पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। हमारा 60% मेहनत रहेगा और आपका क्या है 40% ही आप अगर मेहनत कर देते हैं ना, घर पे जाके हर एक चीज को रिवीजन करते हैं, याद करते हैं, बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। कहां से आएगा? मतलब किताबें से ना कुछ आता है, बाहर से थोड़े आता है कुछ। तो सिलेबस को देखिए, उसको कंप्लीट कीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक हो रहा है और जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज्यादा आपको क्या होगा, रिजल्ट आएगा अच्छा। समझे कि नहीं? चलिए आज इतना ही क्लास रहने देते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा, ठीक है ना?